आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसका शीर्षक है विभागीय जांच प्रक्रिया में समय प्रबंधन। आपने देखा होगा कि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा इस विषय में समय समय पर अनेक परिपत्र जारी किए गए हैं कि विभागीय जांच की संपूर्ण कार्यवाही समय सीमा में पूर्ण की जाए। विभागीय जांच की कार्यवाहियों में समय प्रबंधन का महत्व इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि यदि ये कार्यवाहियाँ नियत समय में पूर्ण नहीं होती है तो इसका अनावश्यक रूप से खामियाजा संबंधित अपचारी अधिकारी या कर्मचारी को भोगना पड़ता है और यह उसके विरुद्ध एक समानांतर दंड की तरह ही होता है। और जैसा कि आप अवगत हैं कि विभागीय जांच प्रक्रिया के दौरान अधिकारी की क्रमोन्नति, पदोन्नति, ऐसे सारे लाभ उसको मिलना बंद हो जाते हैं। ऐसी स्थितियों में जब तक ये कार्यवाही चलती रहती है तब तक उसको वो लाभ नहीं मिल पाते और कई बार तो ऐसा भी होता है कि इन्हीं कार्यवाहियों के प्रचलित रहते हुए अधिकारी रिटायर या सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसीलिए शासन का जोर इस बात पर बहुत ज़्यादा रहा है और हमेशा से रहा है कि विभागीय जांच की प्रक्रियाओं को हमको तय समय सीमा में पूर्ण करना चाहिए। जो लेटेस्ट सर्कुलर है राज्य शासन का, उसके अनुसार यह है कि जब दीर्घ शास्ति की प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें हम संपूर्ण और विस्तृत विभागीय जांच करते हैं, वो जांच अधिकतम 1 साल की अवधि में कंप्लीट कर लेनी चाहिए। और इसी प्रकार से लघु शास्ति, जिसमें उतनी विस्तृत प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है, जिसमें संक्षिप्त प्रक्रिया के माध्यम से प्रकरण का निराकरण होता है, वो प्रक्रिया 5 माह के भीतर पूर्ण कर ली जानी चाहिए। मेरा आप सभी से करबद्ध अनुरोध है कि कई बार आप दोनों तरह की स्थितियों में हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी शासकीय सेवक के रूप में आपके विरुद्ध कोई विभागीय जांच संस्थित हो, या फिर एक शासकीय सेवक के रूप में, विभागीय जांच अधिकारी के रूप में, जांच के प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में आप उस विभागीय जांच को हैंडल कर रहे हो। दोनों ही स्थितियों में हमारे लिए ये समय प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यदि आप खुद पीड़ित हैं, आप खुद व्यथित हैं, आप खुद अपचारी अधिकारी हैं, तो ऐसी स्थितियों में आप हमेशा ये चाहेंगे कि चाहे जो निराकरण हो मेरे प्रकरण का, चाहे मुझे दंड मिले, चाहे मुझे दोष मुक्त कर दिया जाए, शासन मुझे नियमानुसार जो भी निराकरण करे, लेकिन कृपया वो समय सीमा में कर दे, ताकि यदि उस दंड से मैं व्यथित हूं तो मैं आगे के सक्षम न्यायालयों में अपनी अपील कर सकूं, अपनी बात रख सकूं और मैं अपना समाधान प्राप्त कर सकूं। यदि आप जांचकर्ता अधिकारी हैं तो हमें इस बात की संवेदनशीलता रखनी पड़ेगी कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार भी जिस व्यक्ति ने जो दोष किया है उसके लिए उसका पनिशमेंट उसको मिलना चाहिए। लेकिन विभागीय जांच में यदि विभाग स्तर से कोई विलंब होता है तो इसका मतलब यह है कि हम एक व्यक्ति को उसके उस पर्टिकुलर विलंब के लिए, जिसके लिए उसका कोई दोष नहीं है, हम एक अलग समानांतर दंड उसको दे रहे हैं। तो इसीलिए विभागीय जांच की प्रक्रिया में समय प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। जो सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने सर्कुलर्स जारी किए हैं, उन सर्कुलर्स में उन्होंने हर प्रक्रिया के लिए एक औसत समय इंडिकेट किया है, अंकित किया है। जैसे यदि मान लीजिए आपने शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय लिया, तो आपके पास, विभाग के पास या कार्यालय के पास यदि कोई तथ्य संज्ञान में आते हैं, किसी के जांच से संबंधित कोई प्रतिवेदन किसी स्तर से प्राप्त होता है, तो अधिकतम 7 दिवस की समय सीमा में हमें यह समुचित प्रशासकीय निर्णय ले लेना चाहिए कि इस प्रकरण में विभागीय जांच की जानी है अथवा नहीं की जानी। यदि की जानी है तो क्या दीर्घ शास्ति के लिए की जानी है, लघु शास्ति के लिए की जानी है। इसी प्रकार जब हम आरोप पत्र जारी करते हैं तो आरोप पत्र तैयार करना और आरोप पत्र जारी करने की कार्रवाई हमें अधिकतम 30 दिवस के भीतर संपादित कर लेनी चाहिए, क्योंकि आरोप पत्र के अंदर 4 भाग होते हैं: आरोप पत्र, आधार पत्र, अभिलेख सूची और साक्ष्य सूची। तो स्वाभाविक है कि इनको तैयार करने में, इनकी डिटेलिंग करने में समय लगता है, लेकिन प्रयास ये रहे कि 30 दिन के भीतर जो है ये चला जाए। इसके बाद जो अपचारी अधिकारी है उससे 15 दिन के भीतर हमें उत्तर मांगना चाहिए, और यदि वो किसी कारण से जो कि समुचित पाया जाता है, समाधान कारक पाया जाता है यदि, तो ऐसी स्थिति में उनको हम अतिरिक्त समय न्याय हित में दे सकते हैं। और प्रयास ये रहे कि अपचारी अधिकारी से उत्तर प्राप्त करने की कार्रवाई हमारी 30 दिन के भीतर संपादित हो जाए। इसके बाद यदि मान लीजिए वो अपचारी अधिकारी अपना उत्तर प्रस्तुत करने के बाद अपने बचाव एवं व्यक्तिगत सुनवाई के लिए लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहता है, तो ऐसे लिखित कथन जो है हम उसको प्रस्तुत करने की हमें उसके लिए प्रावधान है नियमों के अंतर्गत, और हमें उसे प्रस्तुत करने के लिए अनुमति दी जानी चाहिए। इसके बाद जब उनका लिखित परीक्षण, लिखित उत्तर प्राप्त हो जाता है
तो ऐसी स्थितियों में हम अपने संक्षिप्त निष्कर्ष देते हैं कि आरोप पत्र पर जो उत्तर प्राप्त हुआ है, आरोप पत्र के संबंध में जो व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उन्होंने तथ्य हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं, उन सारे तथ्यों को समग्रता में देखने के बाद हमारा निष्कर्ष क्या है। क्या इस प्रकरण में हमें विस्तृत विभागीय जांच करने की आवश्यकता है? क्या इस प्रकरण में हमें विस्तृत विभागीय जांच करने की आवश्यकता नहीं है और इस प्रकरण को इसी प्रक्रम पर समाप्त किया जाना है? या फिर क्या इस प्रकरण में हमें विस्तृत जांच की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन हमें लघु जांच की आवश्यकता है? इन तीनों में से हमें किसी एक निर्णय बिंदु पर पहुंचना होगा। और जैसे ही हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमें इसमें विस्तृत विभागीय जांच करनी है, तो ऐसी स्थिति में हमें जांचकर्ता अधिकारी और प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी और ये कार्यवाही हमें अधिकतम 7 दिवस के भीतर पूर्ण कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रशासकीय निर्णय है जिसमें बहुत अधिक समय नहीं लगना चाहिए। जैसे ही हम विस्तृत विभागीय जांच प्रस्तुत के आदेश जारी करते हैं, उसके बाद संबंधित अधिकारी को अपना प्ली प्रस्तुत करने के लिए उसकी उपस्थिति की सूचना आदि दी जानी चाहिए, जिसके लिए अधिकतम 10 दिवस का समय उसे दिया जाना उचित होता है। इसके बाद अपचारी अधिकारी जो है अपनी प्ली को जांच अधिकारी के समक्ष पूरी रिकॉर्ड कराता है, अभिलेखों की जांच करवाता है और इसके बाद अगला जो नंबर आता है वो इस बात का आता है कि जो अपचारी अधिकारी है वो अपनी तरफ से अपने साक्ष्य प्रस्तुत करे। तो अपचारी अधिकारी के द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने की कार्यवाही और प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा उस साक्ष्य का प्रति परीक्षण करने की कार्यवाही संपादित होती है। ये सारी कार्यवाही जो मैंने तीनों स्टेप्स में बताई, ये कार्यवाही अधिकतम 1 माह की अवधि में पूर्ण हो जानी चाहिए। लेकिन देखा यह गया है अक्सर कि कई बार प्रस्तुतकर्ता अधिकारी जो कि किसी और जिले में पदस्थ होते हैं या उनकी पदस्थापना परिवर्तित हो गई होती है, तो वो बार बार जांच अधिकारी के सामने आने में समय लेते हैं और इस कारण से कई बार पेशियां बढ़ती हैं। और ऐसी स्थिति में होता यह है कि अपचारी अधिकारी तो हर पेशी पर बराबर उपस्थित होता है, लेकिन हमारे प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के उपस्थित न होने से हमारी पेशियां टलती जाती हैं और इसमें अनावश्यक विलंब होता है। तो जांचकर्ता अधिकारी के रूप में हमारा कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि जिस तिथि को पेशी लगी है, यदि कोई बहुत ही अपवादात्मक कारण ना हो तो उस पेशी पर उसकी पूरी सुनवाई हो। और इस तरह की जो है ताकीद हमें प्रस्तुतकर्ता अधिकारी और बाकी साक्ष्यों के लिए करना होगी, क्योंकि जब प्रस्तुतकर्ता अधिकारी अपनी तरफ से साक्ष्य प्रस्तुत करता है, शासन की तरफ से साक्ष्य प्रस्तुत करता है, तो शासन के जो साक्षी होते हैं वो अधिकांश शासकीय अधिकारी होते हैं, वो भी अलग अलग जगहों पे पदस्थ होते हैं, तो उनकी साक्ष्य कराना भी जो है एक बड़ी चुनौती होती है, समय पर कराना। तो ऐसी स्थितियों में ये जांच अधिकारी का दायित्व है, ये जांच अधिकारी की स्थापना का दायित्व है कि वो साक्ष्य और प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों को नियत समय पर नियत पेशी पर आने के लिए जो है बाध्य करें कि ये कार्यवाही ताकि समय सीमा के अंदर संपादित हो सके। इसी प्रकार जब अपचारी अधिकारी के साक्ष्य कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद शासकीय साक्ष्य होते हैं जिनका प्रतिपरीक्षण अपचारी अधिकारी के द्वारा किया जाता है। और इसके बाद जब प्रतिपरीक्षण और परीक्षण की कार्यवाही कंप्लीट हो जाती है, इसके बाद लिखित बहस और मौखिक बहस की अनुमति जांच अधिकारी के द्वारा दी जाती है और अपचारी अधिकारी इसमें अपने लिखित तर्क प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार से प्रस्तुतकर्ता अधिकारी शासन का पक्ष लिखित रूप में प्रस्तुत करता है। ये सारी कार्रवाई भी 15 दिन के भीतर कंप्लीट हो जानी चाहिए। और इसके बाद विभागीय जांच अधिकारी जो है सारे प्रकरण का अध्ययन कर, आरोप पत्र का अध्ययन कर, आरोप पत्र के उत्तर का अध्ययन कर, साक्ष्यों का परीक्षण और प्रतिपरीक्षण का अध्ययन कर, बचाव साक्ष्य का अध्ययन कर, लिखित बहस और मौखिक बहस में दिए गए तर्कों का अध्ययन कर, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी और अपचारी अधिकारी के द्वारा दिए गए समस्त अभिलेखों का अध्ययन कर और उनका परिशीलन करने के पश्चात वो अपने निष्कर्ष अभिलिखित करता है और अपना जांच प्रतिवेदन, विस्तृत जांच प्रतिवेदन तैयार करके और सक्षम प्राधिकारी की ओर भेजता है। और जब वो विस्तृत जांच प्रतिवेदन तैयार करता है तो उनका कर्तव्य होता है कि वो प्रत्येक आरोप पद पर वो आरोप पूर्णतः प्रमाणित होता है, वो आरोप अंशतः प्रमाणित होता है या वो आरोप प्रमाणित ही नहीं होता है, इन तीनों में से जो स्थिति बनती है उसके बारे में पूरा खुलासा करके अपना स्पष्ट अनुशंसा और स्पष्ट प्रतिवेदन भेजे। क्योंकि यदि जांचकर्ता अधिकारी अपना प्रतिवेदन स्पष्ट रूप से नहीं भेजता है तो ऐसी स्थिति में होगा ये कि सक्षम प्राधिकारी पुनः जांचकर्ता अधिकारी की ओर केस भेजेंगे कि आपने जो है इन बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट नहीं की है, कृपया आप स्थिति को स्पष्ट करें। ऐसी स्थिति में अनावश्यक रूप से जो है प्रकरण लंबायमान होगा और
इसमें अपचारी अधिकारी का कोई दोष नहीं होगा। तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न न हो, इसके लिए हमें स्पीकिंग प्रतिवेदन की अपेक्षा जांचकर्ता अधिकारियों से होती है। अब जांचकर्ता अधिकारियों से जब सक्षम प्राधिकारी के पास प्रतिवेदन आ जाता है तो उसके 15 दिवस का समय अधिकतम वो दे सकता है अपचारी अधिकारी को कि वो जांच प्रतिवेदन की प्रति अपचारी अधिकारी को सौंपे और अपचारी अधिकारी से अपेक्षा करे कि उस पर वो अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन जांच प्रतिवेदन पर प्राप्त होने के पश्चात अब सक्षम प्राधिकारी का यह कर्तव्य होता है कि वो जांच प्रतिवेदन, अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदन और प्रकरण के संपूर्ण अभिलेखों का अध्ययन करने के पश्चात अब वो अपने निष्कर्ष अभिलिखित करे कि अब इस विभागीय जांच प्रकरण में क्या अंतिम निर्णय लिया जाना है। ये सारी कार्रवाई भी 15 दिवस के भीतर कंप्लीट कर ली जानी चाहिए। और जैसे ही ये कार्रवाई कंप्लीट होती है और उसके बाद यदि वो अधिकारी लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित है तो ऐसे अधिकारियों के प्रकरणों में हमें लोक सेवा आयोग को प्रकरण भेज देना चाहिए ताकि हमें लोक सेवा आयोग की अभिमत से हम वाकिफ हो सके, उनकी सहमति और असहमति हमें प्राप्त हो सके। लोक सेवा आयोग से सहमति प्राप्त करने में हमें समन्वय की आवश्यकता होती है। हमारे कोई अधिकारी, सक्षम प्राधिकारी या उनके द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी लोक सेवा आयोग के साथ सतत समन्वय स्थापित करें ताकि हमें नियत समय सीमा के भीतर लोक सेवा आयोग का अभिमत प्राप्त हो जाए। अब लोक सेवा आयोग का अभिमत प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण में अंतिम प्रशासकीय अनुमोदन लिया जाना होगा और अंतिम प्रशासकीय अनुमोदन लेने के पश्चात हमें स्पीकिंग आदेश पारित करना होंगे सक्षम प्राधिकारी के स्तर से। यह सारी प्रक्रिया भी अधिकतम 15 दिवस के भीतर कंप्लीट कर ली जानी चाहिए, क्योंकि लोक सेवा आयोग से अभिमत आने के पश्चात यदि लोक सेवा आयोग के मत और विभाग के मत में सहमति है तो फिर कोई बड़ी औपचारिकता शेष नहीं रहती है। सिर्फ अंतिम प्रशासकीय अनुमोदन के पश्चात हम आदेश जारी कर सकते हैं और आदेश हम स्पीकिंग आदेश जारी करें और इस प्रकार जांच संस्थित करने से लेकर के अपने निष्कर्ष स्पीकिंग आदेश के रूप में पारित करने तक संपूर्ण प्रक्रिया यदि विस्तृत विभागीय जांच से संबंधित है तो सक्षम प्राधिकारी को चाहिए कि वो ये जांच 6 महीने में अधिकतम समाप्त कर दे। जैसा कि मैंने बताया कि विभागीय जांच के ऊपर हर शासकीय सेवक का पूरा भविष्य निर्भर होता है कि यदि विभागीय जांच जब तक लंबित रहती है तब तक उसके सारे पदोन्नति, क्रमोन्नति से लेकर के उसके सारे करियर के अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उसकी सारी बंद रहती हैं। उसको आगे यदि कहीं प्रतिनियुक्ति पर जाना है, उसको विदेश यात्रा पर जाना है, उसको कहीं पर भी किसी अच्छी पोस्टिंग के ऊपर मूव करना है तो उस समय उसको विजिलेंस क्लियरेंस प्राप्त नहीं हो पाता है। तो यदि कोई प्रकरण अपचारी अधिकारी के कारण विलंबित होता है तो बात अलग हो जाती है, लेकिन हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि सक्षम प्राधिकारी के स्तर से, जांचकर्ता अधिकारी के स्तर से, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के स्तर से हमारे विभागीय जांच में बिल्कुल विलंब न हो। और इसके लिए ये भी बहुत आवश्यक है कि सक्षम प्राधिकारी अपने स्तर पर जितने विभागीय जांच प्रकरण लंबित हैं उनकी नियमित रूप से साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक समीक्षा करे। वो ये देखे कि कौन से ऐसे प्रकरण हैं जिनको प्रचलित रहते हुए 1 साल से अधिक का समय हो गया है, उनको सबसे ज़्यादा अपनी रडार पर रखने की आवश्यकता है ताकि उन प्रकरणों का शीघ्रातिशीघ्र निराकरण हो। इसके बाद उससे कम अवधि के प्रकरणों का निराकरण होना चाहिए। तो इस प्रकार यदि इन प्रकरणों की नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाएगी, नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी, तो मुझे आशा नहीं, विश्वास है कि हम व्यवस्था के साथ भी न्याय कर पाएंगे और अपचारी अधिकारी के साथ भी ये अन्याय नहीं हो पाएगा कि उसको दोहरा दंड मिले। आप विभागीय जांच में भी उसको दंडित करो और आप विभागीय जांच भी 6 साल तक चलाओ, तो ऐसी स्थिति में उसको 2 तरफ से दंड हो गया। और जबकि उसको जो है एक ही दंड मिलना चाहिए था। यदि मान लीजिए वो दोषी था तो उसको उस आरोप के अंतर्गत दंड मिलना चाहिए था, लेकिन विभागीय जांच को अनावश्यक रूप से लंबित करके हमने जाने अनजाने उस अपचारी अधिकारी को 2 दंड दे दिए हैं। तो ऐसी स्थिति निर्मित ना हो, क्योंकि हमें यह ध्यान रखना है कि कल को यही चीज आपके साथ भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। तब हमारी क्या स्थिति बनेगी? तब क्या हम ये नहीं चाहेंगे कि ये विभागीय जांच का प्रकरण जल्दी निराकरण हो? चाहे सरकार हमारे पक्ष में निराकृत करे, चाहे विपक्ष में निराकृत करे, चाहे हमें दंड दे, चाहे हमें दोष मुक्त करे, लेकिन प्रकरण का निराकरण तो समय पर होना चाहिए। ये तो एक अपचारी अधिकारी का मौलिक अधिकार है और हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप विभागीय जांच की इस पूरी प्रक्रिया में समय प्रबंधन का ध्यान रखेंगे ताकि एक तरफ शासन की मंशा भी पूरी हो कि हम विभागीय जांच के प्रकरणों को समय से निपटाएं और दूसरी तरफ संबंधित अपचारी अधिकारी को भी न्याय मिले।
मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। थैंक यू।